अध्याय 100 अल्फांसो का संदेह। अजीब लड़की को देखकर वह उपन्यास में वर्णित नायक के बचपन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। वह बचपन में एक सामान्य अमीर उत्तराधिकारिणी थी और हमेशा अपनी बड़ी बहन की पीठ के पीछे उसके साए में रहती थी। लेकिन ये सब एक विनाशकारी घटना थी और उसके लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। इसका मुख्य कारण उस घटना से उत्पन्न राक्षसों के प्रति असीमित घृणा थी। उसने आह भरी और सिर हिलाया। बच्चों के उत्साहित लेकिन शांत चेहरों को देखकर उन्हें पता था कि उनमें से आधे भविष्य में पहले जैसे नहीं रहेंगे। ओलिवर, ठीक है, नायक की बड़ी बहन, जिसका नाम बेला है, ने पुकारा। हाँ, मिस बेला, आपको मेरे या मेरी बहन के साथ शीर्षक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे सामान्य रूप से भी बात कर सकते हैं। हम यहाँ एक दूसरे को जानने के लिए आए हैं, उसने कहा। ओलिवर ने सिर हिलाया। ठीक है, अब से मैं तुम्हें बेला कहूँगा। और उसने शांत लड़की एवलिन की ओर देखा। लड़की ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। जैसे ही उसने उसे अपनी ओर लाल आंखों से घूरते देखा, वह थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सका। किसी कारण से वे लाल आंखें काफी डराने वाली थीं। उसे अपनी विशेष आंखें पहले ही जागृत कर लेनी चाहिए थी। अफसोस की बात है, ओलिवर जानता था कि नायक की प्रतिभा असाधारण थी। वह उस घूरने के पीछे एक तीव्रता महसूस कर सकता था। ठीक है, ठीक है, बेला ने सिर हिलाया। वह काफी मिलनसार थी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहती थी। ओलिवर ने भी नादिया को परिचित होने में मदद की, हालांकि उसने मुश्किल से एक शब्द भी कहा और अपनी उदासीन अभिव्यक्ति बरकरार रखी। तो क्या आपको पता है कि इस अचानक मुलाकात का क्या मतलब है? मैंने सुना है कि यह किसी संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम या कुछ और के लिए था। बेला ने माहौल को हल्का करने और सभी को सहज बनाने की इच्छा से सभी से पूछा। ओलिवर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह एक सच्चा बहिर्मुखी व्यक्ति था, जो दूसरों के साथ सहज होने और कार्यभार संभालने के लिए उत्सुक था। अल्फांसो ने यह भी बताया, मैंने भी ऐसा ही सुना। मुझे इसके पीछे के अचानक कारण के बारे में पता नहीं है। मेरे कबीले के बुजुर्गों ने अचानक मुझे बुलाया। डैनियल ने मेज पर हाथ रखते हुए सोचा, अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो ये सीमाओं पर राक्षसों की हाल ही में बड़ी गतिविधि से संबंधित हो सकता है। ओलिवर ने कहा, यह बिल्कुल सही लगता है। उसने देखा कि डैनियल अपनी कमर से तलवार लटका रहा था। बहुत सरल, एम्बर ने लापरवाही से कहा, जिससे डैनियल को बहुत नाराजगी हुई क्योंकि उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। क्या? उसने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया। हालांकि एम्बर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और ओलिवर और नादिया को गहरी नज़र से देखा और पूछा, आपके कबीले में हाल ही में एक असामान्य घटना हुई थी, है ना? ये किस बारे में था? उसने धूर्त मुस्कान के साथ सवाल किया। बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसे यह जानकारी अपने कबीले से मिली है। ओलिवर ने सोच समझकर उसकी ओर देखा। उसे अपनी बात इस तरह से रखनी थी कि कोई गोपनीय जानकारी बाहर न जाए, ऐसा न हो कि बाद में बड़े आदमी से उसे डांट मिले। ये वास्तव में था। जैसे ही उसने समझाना शुरू किया, उसे एक कोने से तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी। टकराना, क्या आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं? डैनियल ने थोड़ा ऊंचे स्वर में पूछा, जैसे ही उसकी आंखें एम्बर पर टिकी थीं और उसका हाथ, जो मुट्ठी में बदल गया था, मेज पर रखा गया था। एम्बर ने उपहास किया और उसकी ओर मुड़ा। क्या मैंने तुमसे पूछा? ओह, तुम। मैं वास्तव में महिलाओं से नहीं लड़ता, लेकिन तुम मुझे उकसा रहे हो, उसने कहा। शांत हो जाओ, तुम दोनों। ओलिवर ने शांति बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन आप महिलाओं से नहीं लड़ते। क्यों? क्या आप पिटाई से डरते हैं? एम्बर ने उस पर ताना मारा, उसे और भी धक्का दिया। मैं अपने हाथ बंधे होने पर भी तुम्हें संभाल सकता हूँ। हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। सचमुच, मुझे यकीन है कि मैं आंखें बंद करके भी तुम्हें तुम्हारी जगह पर रख सकता हूँ। बहस धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। याद रखें दोस्तों, हम यहाँ एक दूसरे को जानने के लिए आए हैं। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी जोरदार गर्मागर्म बातों में उसकी आवाज़ दब गई।
वह बेला की ओर मुड़ा और उसकी गंभीर आंखों को देखा। वह उठ खड़ी हुई और उसने सोचा कि वह अंततः एक सच्ची नेता बनने जा रही है जिसने भीड़ को शांत किया। तो फिर द्वंद्व कैसा रहेगा? उसने अचानक कहा। दोनों रुक गए और एक ही समय में उसकी ओर देखा और पूछा, द्वंद्व? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सही है। इसके बजाय अगर हम सभी एक दूसरे के साथ द्वंद्वयुद्ध करें तो कैसा रहेगा? क्या यह एक दूसरे से जुड़ने और खुद को परिचित करने का एक शानदार तरीका नहीं है? हम एक दूसरे के कौशल को जानकर भी एक मजबूत बंधन विकसित कर सकते हैं। ओलिवर खड़ा हुआ और हड़बड़ी में बोला, अरे अरे, आप क्या कह रहे हैं? हम सब क्यों? बस इन दोनों को लड़ने दो। उसे अचानक थोड़ा पछतावा हुआ। वह वास्तव में अजेय मशीन थी। उसके स्वभाव को देखते हुए उसे इस परिणाम की भविष्यवाणी करनी चाहिए थी। चिंता मत करो, ओलिवर, बेला ने उसकी ओर देखा। यह एक दोस्ताना मैच होने जा रहा है। वह एक पल के लिए रुकी और कुछ सोचने लगी। यदि आप चिंतित हैं, तो हम किसी बुजुर्ग को देखरेख करने के लिए कह सकते हैं। मेरा मानना है कि वे निर्णय करने में अच्छे होंगे। लेकिन अतिशयोक्ति क्यों? एक बार फिर जब अल्फोंसो ने एक टिप्पणी के साथ हस्तक्षेप किया तो उनका वाक्य बीच में ही कट गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम वास्तव में एक दूसरे को जानने का इरादा रखते हैं तो हम महान ओझाओं को एक दूसरे के कौशल को पहचानना चाहिए। उन्होंने ये कहने से पहले दूसरों की ओर देखा। हम एक ही समय में अपने कुल और मानवता का भविष्य होंगे। कोई कमजोर व्यक्ति ही हमें नीचे खींचेगा। बेशक, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहाँ आप में से कोई भी कमजोर है। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं अपने अपने कुलों का अनादर करना। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करूंगा जिसके कौशल को मैंने नहीं देखा है। ये कहते हुए उसने ओलिवर की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे ओलिवर पर शक था। जब से वह यहाँ आया था, उसने एक एक करके दूसरों को आते देखा था। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वह अपने साथ एक कलाकृति ले जा रहा था, जिससे उसे कुछ हद तक अपने आसपास के लोगों की ताकत समग्र एस्पर को मापने में मदद मिली। सेलेस्टियल पैराडॉक्स कबीले की दो लड़कियों की उपस्थिति में कलाकृति लगातार गूंजती रही, जिससे उन्हें उनकी बेहतर ताकत के बारे में पता चला। वह अकेले और उनके कबीले की प्रतिष्ठा के माध्यम से उन्हें स्वीकार करने में सक्षम था। अन्य दो कुलों के साथ भी यही स्थिति थी, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। वह हमेशा एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने सहयोगियों और दुश्मनों दोनों पर पहले से ही गहन शोध करते थे। और एक कारण था कि वह संदिग्ध महसूस कर रहा था। कहानी खत्म। अलविदा।